के नगरोटा और बड़गांव सीट पर होने वाले उपचुनाव को लेकर नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस ने अभी तक अपने पत्ते नहीं खोले हैं। हालांकि खबर सामने आ रही है कि आज शाम तक नेशनल कॉन्फ्रेंस बड़गांव सीट पर उम्मीदवार का ऐलान कर सकती है। नेशनल कॉन्फ्रेंस आगा सैयद महमूद को टिकट दे सकते हैं, वहीं नगरोटा सीट पर कांग्रेस ठाकुर बलवान सिंह को उम्मीदवार के तौर पर उतार सकती है। नगरोटा सीट पर उमर अब्दुल्ला ने कांग्रेस को समर्थन का ऐलान किया। बता दें कि कल उपचुनाव के लिए नामांकन का आखिरी दिन है और राज्यसभा सीट को लेकर आई खटास को लेकर दोनों पार्टियों ने उपचुनाव में उम्मीदवार देने में देरी कर दी है। बीजेपी दोनों सीटों पर पहले ही उम्मीदवारों के ऐलान कर चुकी है। लगातार चुनाव प्रचार भारतीय जनता पार्टी की तरफ से किया जा रहा है। नगरोटा की बात कीजिए, बड़गांव की बात कीजिए, हालांकि जो तस्वीरें सामने आई थी पिछली बार नगरोटा से तो भारतीय जनता पार्टी ने ही जीत दर्ज की थी। देवेंद्र राणा उस वक्त वहां से जीते थे और उनके मृत्यु के बाद अब एक बार फिर से उन्हीं की बेटी देवयानी राणा को वहां से टिकट दिया गया है। हालांकि माहौल नगरोटा से भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में है। वहीं बड़गांव की अगर बात करें तो बड़गांव सीट पर जो मुकाबला है वो सीधे तौर पर एनसी और पीडीपी के बीच में है। बड़गांव सीट पर पिछली बार एनसी ने जीत दर्ज की थी। खुद मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला वहां से चुने गए थे और गांधरबल से भी उन्होंने चुनाव लड़ा था और फिर उन्होंने वो सीट रिटेन की और बड़गांव को छोड़ दिया, जिसके चलते वहां पर भी उपचुनाव हो रहे हैं। अभी 2 सीटें हैं। दोनों सीटों को लेकर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से तो उम्मीदवारों का प्रत्याशियों का ऐलान कर दिया गया है, लेकिन एनसी और कांग्रेस, चाहे वो राज्यसभा चुनाव थे, चाहे वो बड़गांव के और नगरोटा के उपचुनाव है, दोनों पर क्योंकि गठबंधन में जम्मू कश्मीर में दोनों की सरकार है, पेच फंसा हुआ नजर आ रहा है। जो सीट कांग्रेस डिमांड करती है, मांगते हुए एनसी की तरफ से नहीं दी जाती। राज्यसभा में भी जब प्रत्याशियों के नाम देने थे तब भी हमने ऐसा ही देखा था और अब एक बार फिर से जो स्थिति नगरोटा में है, क्योंकि उमर अब्दुल्ला ने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की उन्होंने कहा कि कांग्रेस की तरफ से अगर कोई स्ट्रांग कैंडिडेट दे दिया जाता है तो हम समर्थन देंगे कांग्रेस को। स्थिति साफ नहीं है, बातों बातों में कह दिया गया है एनसी की तरफ से कि कांग्रेस को हम समर्थन दे रहे हैं, लेकिन अब तक दोनों ही सीटों पर उम्मीदवारों का ऐलान नहीं हुआ है। ऐसे में जब आखिरी तारीख कल है नामांकन की। और इसी खबर पर हमारे सहयोगी राजन वैद जम्मू से हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। राजन, देखिए कल आखिरी दिन है और क्या करेंगे ऐसे में? अभी तक नाम नहीं दिया गया, ऐसी सीट पर भी नहीं दिया गया। बड़गांव से तो साफ थी स्थिति की एनसी ही चुनाव लड़ रही है, क्या कहेंगे? बिल्कुल, देखिए जो कांग्रेस पार्टी में जो सूत्र है उनका साफ कहना है कि एक जो खटास है वो गठबंधन में जो है वो आ चुकी है, क्योंकि राज्यसभा की सीटों को लेकर जो है जो विवाद कांग्रेस पार्टी और नेशनल कॉन्फ्रेंस में पैदा हुआ था अब वो ज्यादा बढ़ गया है। और मैं आपको बता दूं कि हालांकि कांग्रेस पार्टी जो न्यूज 18 के जो रिलायबल सोर्सेज कहते हैं कि कांग्रेस पार्टी का अभी जम्मू नगरोटा से भी कैंडिडेट जो है अनाउंस होने पे जो है शंका बनी हुई है। हालांकि पार्टी के जो नेता हैं जम्मू के, उन्होंने पार्टी आलाकमान से बात की है कि यदि हम कंटेस्ट करते हैं, कोई स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट लाते हैं जम्मू नगरोटा सीट में बीजेपी के खिलाफ, तो वो जीत सकते हैं उस सीट को। अब अंतिम फैसला जो है वो आलाकमान को लेना है, लेकिन कहीं ना कहीं नाराजगी जो है वो आलाकमान को है, क्योंकि उनको उम्मीद थी कि राज्यसभा में जो है जो सीट शेयरिंग जो है वो इक्वल होगी नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस में। लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस ने 3 कैंडिडेट अपने दिए और चौथे कैंडिडेट के लिए उन्होंने कांग्रेस को कहा, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने तब कहा कि ये जो सीट है वो सेफ सीट नहीं है और कांग्रेस पार्टी को सेफ सीट नहीं दी गई। उसके बाद जो है एक गुस्सा जो है वो कांग्रेस पार्टी के नेताओं में देखा गया और जो वक्तन जो है उन्होंने अपने बयानों में भी बताया। और ऐसे में बता दूं कि कांग्रेस पार्टी के बलवान सिंह जो है उनका नाम तो है चर्चा में, लेकिन अभी शंका इस बात पे बनी हुई है क्या कांग्रेस पार्टी चाहती है ये कंटेस्ट करना, कांग्रेस ये जो नगरोटा सीट है उससे कंटेस्ट करना चाहेगी। हालांकि जो दबाव है यहाँ की लीडरशिप ने बनाया हुआ है कांग्रेस पार्टी के जो सेंट्रल लीडरशिप है उन पे, और जो है अभी भी उनकी जो चर्चा है इस वक्त हो रही है और देर रात को जो है ये किसी नाम की घोषणा हो सकती है, क्योंकि अंतिम तिथि जो है वो नामांकन दर्ज करवाने की वो कल है। और यदि आज कोई नाम नहीं आता है तो ये साफ हो जाता है कि जो खटास रिश्तों में आई नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के, उसका इम्पैक्ट राज्यसभा चुनावों में भी आएगा, उसका इम्पैक्ट जो है इन चुनावों पे भी जो जाहिर तौर पर आप ठीक कह रहे हैं राजन। देखिए हमने आपसे जाना और आपने भी बताया आखिरी तारीख तो कल है, लेकिन अहम होता है भले ही बड़गांव सीट पर सीधा मुकाबला एनसी और पीडीपी के बीच में हो, लेकिन क्या आपको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी ने समय रहते अगर प्रत्याशियों के नामों का ऐलान कर दिया
तो जो नंबर होता है वोटर्स का, उसमें कोई फर्क देखने को मिल सकता है? हो सकता है पिछली बार की तरह जीत दर्ज एनसी कर ले, लेकिन क्या प्रत्याशी, अगर आप समय से पहले आप माहौल बना देते हैं, क्या उसका फायदा मिलेगा भारतीय जनता पार्टी को बड़गाम से? जी बिल्कुल फायदा मिलेगा। देखिए, देवयानी राणा नगरोटा से बहुत ही स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट हैं बीजेपी के, क्योंकि उनके पिता देवेंद्र सिंह राणा जो है 2014 में जब प्रचंड मोदी वेव थी तब भी वो जीत के आए थे। उसके बाद 2000 जब वापस इलेक्शन हुए 2024 में, तो उन्होंने वापस 30,000 से ज्यादा की बढ़त ली। तो कहीं ना कहीं उनका एक अपना प्रभाव जो है वो इलाके में है, जिसका फायदा देवयानी राणा को मिलेगा। और उसके बाद जिस तरह से शंका बनी हुई है कांग्रेस पार्टी में कि कैंडिडेट्स के नाम को लेकर और क्या कैंडिडेट्स वो है उसका नाम अनाउंसमेंट होगा भी या नहीं होगा, इस पे भी अभी शंका बनी हुई है। इससे कहीं ना कहीं वोटर जो है वो कंफ्यूज होता है। वोटर को लगता है कि कांग्रेस पार्टी जो है शायद डिसाइड नहीं कर पा रही है, या कैंडिडेट का चयन जो है, कैंडिडेट का नाम उनको शायद कहीं ऐसा लगता है कि कौन सा स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट वो मैदान में लेके आए। ऐसे कई शंकाएं जो है वो वोटर के दिमाग में पैदा होती है। और जाहिर सी बात है, इसका फायदा जो पार्टी पहले नाम घोषणा करती है, क्योंकि देवयानी राणा ने ग्राउंड पे जाके पहले से ही लगभग 1-2 महीने पहले से ही अपना काम की शुरुआत करती थी, और जब से नाम की घोषणा हुई है तब से लगातार वो अपने इलाके में विजिट कर रही हैं, लोगों से बातचीत करना, लोगों से मिलना, तो इसका फायदा होता है। और अब जो कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस के रिश्तों के बीच में खटास आई है, उसका यदि इम्पैक्ट अगर राज्यसभा चुनावों में भी आता है और कांग्रेस एब्सटेन कर जाती है, उसका सीधा फायदा वो भी बीजेपी को मिल सकता है। तो ऐसे में सियासत में कुछ भी संभव हो सकता है। तो ऐसे में देखना होगा कि अब आने वाले दिनों में ये ऊंट किस करवट बैठता है। जी राजन, इसके बारे में भी आपने जानकारी दी, हमारे दर्शकों तक पहुंची, लेकिन देखिए महत्वपूर्ण ये भी है क्योंकि पिछले बार की अगर हम नतीजे देखें तो लगभग नगरोटा से कांग्रेस को 5,000 साढ़े 5,000 वोट मिले थे, और ऐसे में एनसी ने कहा कि गठबंधन के साथ चलते हैं, सीट आपको दे देते हैं। अभी तक कह रहे हैं कि इंतजार कर रहे हैं, आलाकमान देगा नाम, उसके बाद हम बताएंगे। तो क्या कोई कहते हैं कि मीठी गोली दे दी हो इस तरीके से, क्योंकि साफ है जिस तरीके से पीछे रिजल्ट रहा था, अब की बार फिर से इनको नाम डिसाइड करने में इतना समय लगा रहे हैं, कहीं ना कहीं अंदाजा तो होगा हार तो होने वाली है। जी देखिए, हालांकि कांग्रेस पार्टी की तरफ से, जैसे मैंने पहले कहा, बलवान सिंह उनके एक नेता हैं, दिग्गज नेता हैं, उनका नाम की चर्चा है। लेकिन यदि पार्टी फैसला लेती है, क्योंकि अभी जो हमारे जो सूत्रों से बात हुई है कांग्रेस में, अभी पार्टी ने यही डिसाइड नहीं किया है कि क्या वो बाय पोल सिलेक्शन में नगरोटा या बड़गाम सीट से कैंडिडेट की घोषणा करेगी भी या नहीं करेगी, क्योंकि जो रिश्तों में खटास नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ आई है, उसका जो इम्पैक्ट है, उसका जो अभी भी पार्टी में दिखाई दे रहा है। और जो ये है, तभी मैं कह रहा हूं कि अभी कांग्रेस पार्टी यदि रात को अगर कैंडिडेट की घोषणा भी करती है और कल नामांकन की अंतिम तिथि है, तो इसका इम्पैक्ट कैंडिडेट पे आता है। कैंडिडेट को उतना वक्त नहीं मिल पाता है, अपने लोगों को इकट्ठा करने में वक्त नहीं मिल पाता है। तो यदि पहले समय से जो है नाम की घोषणा हुई हो, तो कोई रैली जो है, जैसी तरह से देवयानी राणा ने अपनी नामांकन रैली का आयोजन किया नामांकन भरने के बाद, तो ऐसे में कांग्रेस पार्टी जो है स्ट्रेटजी बनाने में कहीं थोड़ा सुस्त दिखाई दे रही है। लेकिन देखना होगा कि आज शाम तक कांग्रेस पार्टी किस नाम की घोषणा करती है और क्या स्ट्रेटजी कांग्रेस की पार्टी की तरफ से रहती है इन चुनावों पे, किस तरह से वो क्योंकि जमीनी सतह पे जो है कहीं ना कहीं लोगों से जो एक कटाव है कांग्रेस पार्टी का, वो भी साफ दिखाई दे रहा है। चलिए, ये तो बात हो गई नगरोटा सीट की। राजन, दोनों ही सीटें, दोनों सीटों पर चुनाव होने हैं, और ऐसे में दोनों की अपनी अपनी एक स्पेशलिटी है। और ऐसे में देखिए, बड़गांव सीट पर यहाँ जो मुद्दा फंसा है वो आगा रहुल्ला वाला, उसको लेकर क्या कुछ हमें और इंफॉर्मेशन सामने मिली है? क्योंकि बार बार मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला का ये कहना कि हमारे वरिष्ठ नेता है, मुझे नहीं जानकारी है कि क्यों नाराज है, या मुझे पता ही नहीं है इस बात के बारे में, या मेरी उनसे बात नहीं हुई है, ये भी कहीं ना कहीं इनका नंबर खराब करने के लिए सामने मानी जा रही है वजह। देखिए, साफ सी एक वजह है, क्योंकि आप देखिए कि सबसे पहले राज्यसभा के चुनाव हैं जो कि 24 अक्टूबर को होने हैं, उसका सीधा इम्पैक्ट जो है वो बाय पोल्स पे आएगा। इसलिए उमर अब्दुल्ला नहीं चाहते हैं कि किसी को नाराज किया जाए, सबको साथ लेके चलना चाहते हैं। जाहिर सी बात है,
उमर अब्दुल्ला जो है अपनी पार्टी में चर्चा इस बात पे कर रहे होंगे कि बडगाम सीट जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस का एक मजबूत गढ़ रहा है, उस पर कोई स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट ले। लेकिन ऐसे में वो आगा सईद रहुल्ला की भी जो है उसमें कोशिश करेंगे। एक जो उनकी राय है, क्या राय है, वो भी जानने की कोशिश की जाएगी, क्योंकि पार्टी को साथ लेकर चलना एक बहुत बड़ा चैलेंज है इस वक्त उमर अब्दुल्ला के लिए। जी बहुत बहुत शुक्रिया राजन आपकी जानकारी के लिए। तो आपको बता दें कि देखिए बहुत कम समय का इंतजार रह गया है, बहुत ही कम समय में उम्मीदवार के नाम की घोषणा कर दी जाएगी एनसी की तरफ से, और इंतजार है। कल दोपहर 3 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी, उसमें कहा था कि 48 घंटे का समय और महज 24 घंटे बच गए हैं, और उम्मीद है कि जल्द ही आज शाम तक ही उम्मीदवार का नाम सामने आएगा, कांग्रेस की तरफ से भी और एनसी की तरफ से, दोनों सीटों पर। वक्त छोटे से ब्रेक का, आप देखते रहिए न्यूज़ 18। सेठ दीनदयाल अपने बेटे से धंधे को लेकर बस एक ही बात बोलते थे, जिससे मौका चूका उसका धंधा सूखा। और मौका था बिजनेस को एक नई उड़ान देने का, तो हमने चौका मार दिया। न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर लद्दाख हिमाचल जैसे चैनल के साथ अपने ब्रांड को जोड़ने के लिए advice.nw18.com पर लॉगिन किया और डिटेल्स भरते ही एडवाइस की तरफ से मिला तुरंत कॉल बैक। यही है मौका, मार दो चौका। लेह में आज भी BNSS की धारा 163 लागू, इंटरनेट सेवा पर भी रोक, जरूरी सामान की खरीदारी के लिए सुबह 10 से शाम 6 बजे तक दुकानें खोलने के निर्देश। लेह हिंसा पर फिर बातचीत के लिए तैयार, गृह मंत्रालय एपेक्स बॉडी और KTA को 22 अक्टूबर को बातचीत के लिए भेजा न्योता। सेना ने नैनो ड्रोन से रूम और अब खबर श्रीनगर से है। जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा बहाल करने की मांग को लेकर कांग्रेस की क्रमिक भूख हड़ताल जारी है। इस कड़ी में आज पुलवामा कांग्रेस अध्यक्ष उमर जान भूख हड़ताल पर हैं। श्रीनगर कांग्रेस भवन में ये हड़ताल की जा रही है और इस दौरान उन्होंने कहा कि हमारी ये लड़ाई जम्मू कश्मीर के लिए है, राज्य के दर्जे की बहाली के लिए है, जो तब तक जारी रहेगी जब तक जम्मू कश्मीर को उसका हक नहीं मिल जाता। हम इसी तरीके से प्रदर्शन करेंगे, हमारा हक हमें चाहिए और जितनी जल्दी हो सकता है उतनी जल्दी चाहिए। कांग्रेस की तरफ से ये मांग की जा रही है। स्टेटहुड की मांग को लेकर जम्मू कश्मीर से आए दिन प्रतिक्रियाएं सामने आती हैं। एनसी की तरफ से भी ये मांग की जाती है और अब कांग्रेस की तरफ से भी ये प्रदर्शन की तस्वीरें सामने आई हैं। हालांकि कई बार इस तरीके से देखा गया है कि कांग्रेस की तरफ से प्रदर्शन किया जाता है स्टेटहुड के दर्जे को लेकर, और अब केंद्र सरकार से मांग की जा रही है। इससे पहले जब प्रेस कॉन्फ्रेंस एनसी की तरफ से की गई थी, उन्होंने भी कहा था कि केंद्र सरकार जल्द से जल्द हमारी ये मांग सुने और जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा बहाल करे। और इसी खबर पर सरोज कफील हमारी सहयोगी हमारे साथ मौजूद हैं। सरोज, हमने कुछ वरिष्ठ नेताओं का बयान सुना था कांग्रेस के, उन्होंने कहा कि एनसी तो अब इस मुद्दे से हट गई है, भारतीय जनता पार्टी के साथ मिल गई है, लेकिन अब जम्मू कश्मीर में बस एक ही पार्टी बची है जो राज्य का दर्जा बहाल करा सकती है। सरोज, शायद सही कह रहे हैं आप, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। जी, आपको आवाज आ रही है? हाँ जी, हाँ जी। जी बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। शायद कहीं ना कहीं जिस हिसाब से अब हम देख रहे हैं कि हमारी रियासत हमारा हक, एक ऐसा कैंपेन निकाला था कांग्रेस ने, एम और ऑब्जेक्टिव यही था कि जो स्टेटहुड हो वो यहाँ पे वापस से बहाल हो, रेस्टोर हो। उसके चलते हुए जब ये कैंपेन स्टार्ट हुआ था, एम और ऑब्जेक्टिव था कि तमाम जो 20 डिस्ट्रिक्ट है जम्मू एंड कश्मीर के, वहाँ पर कांग्रेस जाएगी और डोर टू डोर कैंपेन करेगी स्टेटहुड को लेके। और वहीं पे हमने देखा कि जम्मू भी गए, दिल्ली चलो का भी नारा लगा, जहां जंतर मंतर पे कई सारे सीनियर लीडर्स के साथ साथ LOP राहुल गांधी भी आए थे, स्टेटहुड की मांग की थी, लेकिन वहां पर भी उस वक्त नेशनल कॉन्फ्रेंस मिसिंग था, आपको याद होगा। और जब यहां पर CM उमर अब्दुल्ला से सवाल पूछा गया था कि आप इस कैंपेन में, जो इतना इंपॉर्टेंट कैंपेन है जम्मू कश्मीर की स्टेटहुड को लेकर, आप मिसिंग थे, तो उन्होंने कहा हमें न्योता नहीं मिला था, जिसपे कांग्रेस ने रिटेलिएशन दी, कहा कि शादी बारात तो थी नहीं कि न्योता मिलता, स्टेटहुड का मसला था, ओपन इन्विटेशन था, आए नहीं। तो कहीं ना कहीं वहां से नेशनल कॉन्फ्रेंस
कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस जो इस वक्त इंडिया अलायंस में है, उनमें एक फ्रैक्शन स्टार्ट हुई है जो अभी भी क्लियरली नजर आ रही है। अब आप देखें, इस वक्त यहाँ पर इलेक्शन का दौर है, राज्यसभा के इलेक्शन होने वाले हैं, साथ ही साथ यहाँ पर बड़गाम की सीट है, एक बहुत बड़ी सीट है। स्ट्रैटेजिकली अगर देखें, पॉलिटिकली अगर देखें तो काफी बड़ा दर्जा है इस सीट का। अभी भी आप हमारे सहयोगी से जब बात कर रहे थे बड़गाम सीट को लेके, तो कहीं ना कहीं काफी इंपॉर्टेंट हो जाती है ये सीट। तो देखिए अभी, लेकिन कांग्रेस जो है वो अपने हंगर स्ट्राइक हमारी रियासत हमारा हक पे लगा हुआ है। उनके कोई पॉलिटिकल एक्टिविटी ऐसा सच दिख नहीं रही है कि कहीं ना कहीं इस वक्त नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ बैठ के ये डिसाइड हो कि नगरोटा की सीट पे कौन बैठे या बड़गाम की सीट पे कौन बैठे। अच्छा, जब ये हुआ कि राज्यसभा की चारों सीट्स पे नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अपने नाम दे दिए, कांग्रेस ने मना किया चौथी सीट लेने से क्योंकि सीट नंबर 4 सेफ सीट नहीं थी, उसके बाद भी कांग्रेस का कोई रिटेलिएशन नहीं आया। तो कहीं ना कहीं ये है कि कांग्रेस यहाँ पर हथियार छोड़ चुकी है, जो एक क्लियर इंडिकेशन है। यहाँ पर अगर इस वक्त पॉलिटिकल माहौल बना हुआ है, असेंबली आने वाली है 7 दिन की, जो काफी ज्यादा डिले हो गई थी, कई सारे ऐसे इंपॉर्टेंट मुद्दे हैं जो आगे उठाने हैं, लेकिन कांग्रेस जो है वो इस वक्त इस कैंपेन हमारी रियासत हमारा हक के साथ लगी है। हालांकि अब ये देखिए, एक कांग्रेस का पॉलिटिकल स्टाइल रहा है पहले से, अगर हम बात करें तो इस तरह की सभा बुलाना, फिर कांग्रेस भवन भले ही कश्मीर हो या दिल्ली हो या हिंदुस्तान की कोई भी जगह, वहां पे बैठना, पूरा मन तरीके में एक प्रोटेस्ट करना। लेकिन इस वक्त जो पॉलिटिकल सिनारियो बना हुआ है जम्मू कश्मीर का, उसमें कहीं ना कहीं इस तरह की जो स्ट्रैटेजीज अप्लाई कर रहा है कांग्रेस, ये उनको और पीछे कर रहा है इस पॉलिटिकल रेस में। अभी आपने देखा, आज ही कांग्रेस भवन में इस वक्त जो पुलवामा के डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट है JKPCC के उमर जान आए थे, उन्होंने भी बात की। लेकिन जब हमने उनसे पूछा कि ऐसा क्यों है कि आप एक अकेली पार्टी है जो इस वक्त स्टेटहुड की मांग कर रहे हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस कहीं दिख नहीं रहा आपके साथ, तो उन्होंने भी थोड़ा सा टाल मटोल के उधर इधर जवाब दिया है। तो कुल मिला के अगर बात की जाए, अब जो ये हमारी रियासत हमारा हक है, इसमें एम और ऑब्जेक्टिव यही था कांग्रेस का कि यहाँ स्टेटहुड बहाल हो, ताकि फिर यहाँ जो जॉब्स का मसला है, नेशनल आप बात कर रहे हैं कि हथियार छोड़ चुकी है कांग्रेस, लेकिन क्या आपको ये लगता है, राज्यसभा में जब एनसी ने कहा कि एक चौथी सीट दे रहे हैं, आपने सही कहा, नाम इन्होंने नहीं दिया, नगरोटा से कह रहे हैं कि आलाकमान का इंतजार कर रहे हैं नाम देने के लिए। अब स्टेटहुड का दर्जा सबसे बड़ी चीज है जम्मू कश्मीर में और समय लगेगा। फिलहाल स्थिति भी जिस तरीके से बनी हुई है, सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा है, क्या जीरो से शुरुआत कर रही है एक बार फिर से कांग्रेस? कि आपको पता है कि ये मुद्दा सबसे गंभीर है जम्मू कश्मीर में, और अगर आप इस तरीके से चलेंगे और आवाम को दिखेगा कि आप लोग मांग कर रहे हैं स्टेटहुड की, और वो आवाम को खुश करके, अभी 4 साल बाकी है लेकिन आगे के लिए कोशिश कर रहे हैं कि हम ही जीत जाएं। देखिए, कह सकते हैं कि एक सेंटिमेंटल मुद्दा है जिसको कांग्रेस ने नहीं छोड़ा है। आज नेशनल कॉन्फ्रेंस भी पहले 370 सेल्फ रूल से लेके 370, फिर 35 से, और अब स्टेटहुड, तो उनके भी नैरेटिव चेंज होते गए हैं। तो कांग्रेस जो है कहीं ना कहीं लेकिन स्टेटहुड के मुद्दे को लेके पहले से ही एक ही लाइन पकड़ के बैठा हुआ है। आप देख लें, जब लास्ट ईयर यहाँ पे गवर्नमेंट फॉर्म हुई तो उसमें भी उमर अब्दुल्ला की जो कैबिनेट है उसमें अभी भी 3 मंत्री पद खाली रखे गए हैं, जिसमें से 2 कांग्रेस को देने का वादा किया था। और कांग्रेस ने तब भी कहा था कि हम ये मंत्री पद तब तक नहीं लेंगे जब तक यहाँ स्टेटहुड नहीं होगा। तो कहीं ना कहीं सीरियसनेस उनकी तब से बरकरार रही यहाँ पे। हाँ, लेकिन एक चीज है कि उन्होंने एक जो इंपॉर्टेंट मुद्दा है यहाँ का इस वक्त स्टेटहुड का, जो एक इमोशनल मुद्दा भी है कहा जा सकता है, उसको पकड़ के बैठे हुए हैं। लेकिन अगर कुल मिला के इस सब में इस वक्त हम देखें तो कांग्रेस कहीं ना कहीं पीछे जा रहा है, और उसकी सिंपल रीजनिंग यही है कि वो मुकाबला नहीं कर पा रहे अपने अलायंस पार्टनर एनसी का। वो तर्क मांगे नेशनल कॉन्फ्रेंस। जाहिर तौर पर सरोज, जिस तरीके से इन्होंने इंडिया गठबंधन बनाया था और ये दिखाने की कोशिश की थी कि हालांकि कुछ फायदा हमने देखा था लोकसभा चुनाव में इनको मिला था, लेकिन गठबंधन बना तो लिया, उस पर चल नहीं पा रहे हैं। बिहार चुनाव की बात करिए, राज्यसभा चुनावों की बात करिए, नगरोटा की जरूरत थी इनको कि वो चुनाव प्रचार करते, लेकिन शांति से प्रदर्शन कर रहे हैं। फिलहाल देखना होगा आगे कांग्रेस का क्या हाल होता है। आपकी जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। एपेक्स बॉडी और केडीए सब कमेटी के सदस्य 22 अक्टूबर को केंद्रीय गृह मंत्रालय से बातचीत के लिए दिल्ली जाएंगे। एपेक्स के 3 सदस्य, जिनमें तुबस्तान छेवांग, चेरिंग दोचे, लाखरूक अशरफ अली बर्चा और केडीए यानी कि करगिल डेमोक्रेटिक अलायंस प्रतिनिधि हाजी अस्कर करबलाई कमर अली अखोन शामिल है। इसके अलावा 22 अक्टूबर को लद्दाख के सांसद हाजी अनीफा जान और शीर्ष अधिवक्ता हाजी मुस्तफा भी बातचीत के लिए जाएंगे। इसकी जानकारी आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर एपेक्स बॉडी के सह अध्यक्ष चेरिंग दोचे लाखरूक ने दी है। इन्फॉर्म किया गया
कि इसी महीने के 22 तारीख को दिल्ली में सब कमेटी का मीटिंग होगा। इसमें एपेक्स और केडीए दोनों हिस्सा लेंगे और ये हमने उनको कन्वे कर दिया है। और इसके साथ लद्दाख का एमपी और हमारा वकील भी इस कमेटी का हिस्सा होगा। तो हमारा ये शुरू से ही मांग रहा है कि हमारे 2 डिमांड्स अभी फुलफिल नहीं हुए हैं, जो बड़े डिमांड्स हैं स्टेटहुड और 6 शेड्यूल। तो उन्हीं मुद्दों के ऊपर बात होगा और हमें पूरी उम्मीद है कि गवर्नमेंट इस बार सिंसियरली इन दोनों मुद्दों के ऊपर खुले दिल से और अच्छे माहौल में बातचीत होगा और हम अच्छे नतीजे की उम्मीद करते हैं। और इस चीज़ को हम वेलकम भी करते हैं कि गवर्नमेंट ने बहुत जल्दी। मौरूफ स्टेंजन हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं फोन लाइन पर। मौरूफ, 22 अक्टूबर को एक बार फिर से बुलाया गया है, क्या लगता है कोई नतीजा निकलकर सामने आएगा, मिलने जाएंगे? हाँ बिल्कुल, अभी थोड़ी देर पहले एपेक्स बॉडी के को चेयरमैन और एपेक्स बॉडी के मेंबर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया कि 22 तारीख को वो लोग जाएंगे और इनमें जो मेंबर कंपोजिशन रहेंगे ले एपेक्स बॉडी की तरफ से 3 रहेंगे, जिसमें फॉर्मर एमपी थुप्स्तान सेरांग जो एपेक्स के चेयरमैन है, को चेयरमैन सिंह दोरजे लगरोग, उसी तरह अंजुमन इमामे के अध्यक्ष अशरफ अली बर्चा होंगे। उसी तरह करगिल से जो 3 लोग होंगे उसमें हाजी अजहर करबलाई, उसी तरह देना कमर अली अकोन, उसी तरह सजाद करगिल। उसके साथ साथ जो लद्दाख के एमपी हाजी हनीफा जान भी रहेंगे, साथ ही साथ एपेक्स बॉडी के जो एडवोकेट हाजी मुस्तफा रहेंगे। तो उनका मानना है कि इस बार कुछ जो भी एमएचए की तरफ से उनको डिसीजन दिया जाएगा वो पब्लिक के सामने आके बताएंगे, डिस्कस करेंगे, ले में वापस आके फिर दोबारा जाके वो टॉक रिज्यूम करेंगे। क्योंकि इस बार ये बातें निकल के आ रहा है कि इस बार की जो टॉक है जल्दी मतलब 2 सेशन में किया जाएगा। जी, तो आपको क्या लगता है कोई नतीजा निकलकर सामने आएगा इससे? क्या बात में मतलब गृह मंत्रालय की तरफ से एक बार फिर से कहा गया है कि बात कर लेते हैं, जाहिर तौर पर पर्यावरणविद सोनम वांगचुक की रिहाई को लेकर भी बात उठेगी यहाँ पर, लेकिन क्या कुछ ठोस कदम जो उठाने चाहिए थे उन पर भी कोई बात की जाएगी? जिस तरह से हम सब जो होम मिनिस्टर अमित शाह का स्टेटमेंट देख रहे हैं रिसेंटली लद्दाख को लेके, उससे काफी उम्मीदें है कुछ न कुछ ठोस नतीजा निकलेंगे। जो 6 शेड्यूल की मांग और स्टेटहुड की मांग हो, इस बार की जो टॉक है 2 एजेंडे पे ही बात करेंगे, ये उनका स्पष्ट कहना है। तो उम्मीद है कुछ न कुछ नतीजे निकलेंगे, क्योंकि होम मिनिस्टर अमित शाह ने भी कुछ इशारा दिया कि लद्दाख का भी समाधान निकल जाएगा। तो उसको लेके जहाँ तक जो सोनम वांगचुक की बात है वो तो जिस तरह से अमित शाह ने भी बताया कि होम मिनिस्टर ने भी बताया कि ये लॉ जो कानून जो अपना काम करेंगे तो उस पर भी बातचीत होगा, लेकिन वो देखने वाली बात होगी। जी बहुत बहुत शुक्रिया मौरूफ आपकी जानकारी के लिए।